हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चे एकदम मस्त होंगे और तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हम आ गए हैं एक लाजवाब टॉपिक के साथ। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिंदी को साथ में लेते चलिए, तो ले चल रहे हैं बच्चों। बीच बीच में आएगा आपका एक दो दिन के अंतराल पे वन शॉट भी फिजिक्स केमिस्ट्री का आता रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी में यूं समझना कुछ ऐसे टॉपिक को देखने वाले हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाने की जो संभावना है प्यारे बच्चों 90% मतलब 95% तक होती है। याद रखना, यानी ये ऐसे टॉपिक हैं जिनके आने की जो संभावना है 95%। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं कि भैया जो 99% से हम यूं कह सकते हैं 100% तक हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हाँ 99 या 100% यही क्वेश्चन आएगा तो हमें और क्या चाहिए। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लाजवाब रहने वाली है अगर आप 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, और आज हम 6 ऐसे लाजवाब टॉपिक को बताने वाले हैं प्यारे बच्चों, जहां से इन्हीं 6 टॉपिक के जरिए आपको 45 नंबर तक मिल सकते हैं। कितने नंबर? 45 मार्क्स। तो ये बहुत बड़ा नंबर भाई, अगर देखा जाए तो लगभग आधा नंबर तो 6 ही टॉपिक से मिल रहा है। अब ये टॉपिक कौन कौन से हैं, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही लाजवाब तरीके से देख लेते हैं और बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि हमारा टारगेट अब की बार है भैया कि अब की बार 90 प्लस पार ये फोड़ना है। तो इसके लिए आपको दिलो जान से मेहनत करना पड़ेगा। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला है पत्र लेखन। पहला जो टॉपिक है वो है पत्र लेखन। और पत्र लेखन आएगा कितने नंबर में? 6 नंबर में। कितने नंबर में आपका आएगा बबुआ? तो ये आएगा 6 नंबर का पत्र लेखन। ठीक है। अब पत्र लेखन में 3 आते हैं। पत्र लेखन में 3 आते हैं, उसको जब अलग से बताएंगे तो फिर से बता देंगे। बट जो सबसे ज्यादा आता है, अगर मान के चला या मान के चलिए 7 सेट यानी 7 पेपर सेट बन रहे हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें से ये मान के चलना आपके 4 से 5 या फिर हम यूं कह लें 3, इतने सेट में लगभग 4 सेट में या 5 सेट में चाहे अथवा ही करके आए, ये आपका ये वाला पत्र लेखन पूछा जाता है। नगर की सफाई। अब देखिए टॉपिक कैसा होगा, बोल देगा कि अपने नगर की सफाई है तो उससे संबंधित अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, या बोलेगा अपने मोहल्ले में फैली गंदगी को साफ करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए, या बोलेगा कि अपने मोहल्ले में फैली गंदगी को लेकर नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखिए, या बोलेगा कि मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया जिसके कारण क्या है नदी सॉरी जो नाले हैं, ठीक, मतलब जो नालियां हैं सड़कों पे जमा पानी है उसको साफ करने के लिए आप स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र। तो कई तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है, लेकिन है तो एक ही मतलब। सीधी सी बात क्या है, हमारा मतलब यह है कि भाई मोहल्ले में जो गंदगी है उसको साफ करना है। अब प्यारे बच्चों चलिए देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है, यानी किस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, किस तरह से आशिकी का असर छोड़ जाए, है ना, किस तरह नहीं है वहां इस तरह है। तो यहाँ पे देखिएगा लिखेंगे सेवा में, कॉमा करिएगा। देखिए ये एकदम ऐसे ही लिखना है। देखिए लिख सब लेते हैं, लिख सब लेते हैं, लेकिन तरीका क्या सही है। लिखेंगे बच्चों सेवा में, फिर इसके जस्ट नीचे से नहीं लिखना है, इसके नीचे से नहीं लिखना है, कॉमा करिए। उसके बाद आप साइड में यहां लिखिए कि स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आप जहां से हैं वहां लिख सकते हैं, ठीक है, कानपुर लिख दीजिए, बनारस लिख दीजिए, ठीक है, मिर्जापुर लिख दीजिए, प्रतापगढ़ लिख दीजिए, चाहे जहां से बिलोंग करते हैं। विषय में हमारा विषय क्या है, तो यहाँ हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान नहीं लिखना। यहाँ विषय है कि यानी किस टॉपिक पर हम निबंध ये लिख रहे हैं, सॉरी ये पत्र लिख रहे हैं। तो मोहल्ले की सफाई हेतु हम पत्र लिख रहे हैं तो वो लिख देंगे। अब लिखेंगे महोदय जी,
महोदय जी। इसमें भी प्यारे बच्चों इसके जस्ट नीचे से नहीं लिखना है, ये छोड़ देना है, इससे सुंदर भी ये दिखता है, ठीक है। और यहां इसके जहां से हमने ये खत्म किया इसी फ्रेम के अंदर रहना है। तो लिखेंगे कि मैं इस पत्र के माध्यम से, ध्यान से समझना, एक बार में पूरा 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों वैसे भी ये 100% आने वाला क्वेश्चन है। ये 100 में 100% आप मानिए आता है, ठीक है, क्योंकि हमने बताया ना ये सारे ठोस टॉपिक मतलब ठोस नंबर वाले हैं। लिखेंगे मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर मतलब प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का जो ध्यान है अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की तरफ खींचना चाहता हूं, ठीक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। मतलब ये आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे मोहल्ले में जो है या हमारे तरफ कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, और जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का अब ढेर लग गया, ठीक है। इतना लिखेंगे। अब उसके बाद आपको एक लाइन छोड़कर लिखना है। कैसे लिखना है? तो चलिए सबसे पहले तो इतना थोड़ा देख लो बच्चों, इसके नीचे भी थोड़ा लिखना है। अब इसके नीचे लिखेंगे बबुआ, क्या चीज लिखेंगे? एक लाइन छोड़कर लिखना है कि सड़कों नलियों मतलब नालियों की सफाई ना होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है ना, कि आंखों में नींदें न दिल में करार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। तो यहाँ पर भाई मच्छरों को हमसे मोहब्बत हो गई, सोने ही नहीं दे रहे हैं। तो वही चीज आप लिखेंगे बबुआ, लिखेंगे कि भैया मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई। थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, सजा के लिखेंगे। चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि जिससे बच्चों को या मतलब स्कूल जाने वाली जो छात्र छात्राओं को और जो राहगीर होते हैं उनको भी समस्या होती है। आप बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट इतना ही लिखिए। फिर आगे लिखेंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा मोहल्ला जल्द ही महामारी के चपेट में आ जाएगा। फिर एक लाइन छोड़कर लिखना है कि अतः आपसे विनती है कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था करवा दिया जाए या करवाएं, ठीक है। और प्रार्थी में काखा गा, यानी जो पत्र को लिख रहा है और यहां पर आप दिनांक लिख दीजिए। एकदम से एक्चुअल डेट मत लिखिएगा, एकदम फिक्स वाली डेट मत लिख देना, ठीक। आप आगे पीछे कोई तारीख लिख सकते हैं। चलिए हो गया ना। आगे देखते हैं बच्चों, अगला देखते हैं अब कहानी का सारांश। कहानी के सारांश देखिए, एक कहानी तो हमने बता दिया है, अब इसको भी थोड़ा हम अलग से भी बताएंगे, ऐसी बात नहीं है, ढंग से बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे है कि जैसे बहादुर कहानी हमने लिख लिया है भैया, बहादुर कहानी का सारांश बाकी अलग से बता देंगे, डोंट वरी, याद रखना, अच्छे से वहां समझाएंगे। यहाँ बाकी जान लीजिए ये भी 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का फिक्स है। बोल देगा कि पंच लाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश या फिर उद्देश्य करके आ जाएगा। अब बस यहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा ऊपर समझ लीजिए, बहादुर एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो नेपाली लड़का है, जो घर में क्या है मतलब वो बहुत प्रताड़ित होता है और वो तंग आकर के भाग जाता है घर छोड़ करके। फिर एक जगह इसमें जो लेखक होते हैं, इसमें जो लेखक अमरकांत है, वो खुद क्या है अपने आप को एक पात्र यहाँ पर बताते हैं। वो अपने मतलब अपनी पत्नी के कहने पर, ठीक, वो अपनी पत्नी के कहने पर उसको क्या अपने उनकी पत्नी का नाम निर्मला होता है, एक बेटा होता है उसका नाम किशोर होता है। तो उनके कहने पर इस बच्चे को यानी बहादुर को क्या करते हैं वो ऐसा मतलब एक जैसे होता है ना नौकर की तरह रख लो घर में कि हाँ झाड़ू पोछा करे, खाना बनाए, ठीक है, बर्तन धुले, कपड़ा धुले, वो इस चीज के लिए तो उसको रख लिया जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या कुछ होता है वो इस कहानी को देखने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर
देख लेंगे, लिखेंगे कैसे, कितना लिखना है, क्योंकि वैसे देखेंगे तो बच्चों ये बहुत लंबी कहानी चली जाएगी। आप कम से कम 5 से 10 पेज लिखोगे तब भी कम पड़ जाएगी। बट हमें कितना लिखें, वहां बोल देगा कि 80 शब्दों में लिखो, वहां बोल देगा कि अधिकतम शब्द 80 शब्द, तो हमें 80 शब्द में लपेट देना है। आप 80 लिखिए, 100 लिख सकते हैं, 120, लेकिन अब ऐसा नहीं कि 80 बोला है तो आप 200 लिखिए, 250 लिखिए, 300, यानी आप 200 पहुंचा सकते हैं, वो बात की बात। लेकिन हमारा भाई इसके चक्कर में हमारा और भी जो क्वेश्चन है वो छूट जाएगा। तो जितना कहा जाए उतना करना है। भले आपको पता है, भले आपको याद है, आता है, कोई मतलब नहीं इससे। लिखेंगे बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा लिखित एक नेपाली बच्चे की प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार या कठोर व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का एक पात्र बताया है, जैसा कि हमने बताया है। बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपने माँ के कटु व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया है, यानी वो घर छोड़कर भाग गया। लेखक अपनी पत्नी के कहने पर अपने घर पर उसे नौकर रख लेता है, और लेखक की जो पत्नी निर्मला है और उसका बेटा किशोर, पहले तो जो बहादुर लड़का है उसे बहुत लाड प्यार यानी उसके प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर उसके का साथ करते क्या है, धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं, मतलब धीरे धीरे उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। वह घर का सारा कामकाज करता है, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है। लेखक की जो पत्नी है और उसका बेटा किशोर, अब वो मानो बहादुर को बस पीटने का बहाना ढूंढते रहते हैं। एक बार रिश्तेदारों के रुपए खो जाने पर, यानी उसके घर में रिश्तेदार आए थे, उनका पैसा खो गया, तो उनके पैसे खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया और उसे बुरी तरह पीटा, तो बहादुर बिना किसी को बताए वो भी अचानक घर छोड़कर इनके घर से भाग जाता है। ठीक। हालांकि जब बाद में भाई पैसा मिल जाता है तब सबको पछतावा होता है कि हमने झूठा इल्जाम लगा दिया था बच्चे पर। तो यहां पर लिखेंगे उसके चले जाने के बाद घर में मातम छा गया, क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। जाहिर सी बात है भैया, सब बैठे बैठे ठूसेंगे तो क्या करें, आदत लग गई थी। ठीक, क्योंकि उनका सारा काम काज करना, हाथ पैर दबाना, उसके बाद कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, खाना बनाना, पूरा काम तो वही सौंप दिया था उसी पर। इनको तो बैठे बैठे क्या है, खाना पीना था, हुक्म दुलाना था। तो अब इनको आराम की आदत लग चुकी थी, इसलिए वे बहादुर को क्या है, ढूंढते हैं। घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पश्चाताप करते हैं, लेकिन उन्हें माफ करने वाला अब बहादुर लड़का जा चुका था, यानी वो अब नहीं था, जा चुका था, भाग गया था। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों बहादुर कहानी का सारांश तो आपको समझ में आ गया। अब अलग से वीडियो की जरूरत ही ना है, लेकिन फिर से बता देंगे, डोंट वरी। ठीक, ताकि ये गुम ना हो, अलग से आप सर्च करो तो आ जाए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। आगे देखते हैं अब गद्यांश को। देखिए गद्यांश और पद्यांश, यहां से भी भाई आपका आपका ये तो पहला दूसरा छोड़ के तीसरा और चौथा क्वेश्चन यही होगा, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन होता है वो किसका होता है, तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जो गद्यांश में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, फिर पद्यांश के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, है ना बच्चों। वहां से 5-5 10 नंबर का, उसके बाद तीसरा चौथा जो प्रश्न होता है वो गद्यांश और पद्यांश का। और ये पूरे के पूरे 10 नंबर में कितने नंबर, 10 नंबर। एक नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना, किसी मूवी का डायलॉग है ना, एक चुटकी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो यहाँ तो भैया 10 नंबर की बात है, एक एक नंबर से कोई टॉप करने से बच जाता है, रह जाता है, तो किसी का सपना 90 प्लस आने से रह जाता है, तो कोई तो बस पास होने से रह जाता है। इसलिए एक एक नंबर की कीमत बहुत होती है। अब गद्यांश में भैया यहाँ पे देखिए ऐसा गद्यांश दिया रहेगा, बोलेगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब ऐसा गद्यांश देगा और डरने की बात नहीं, वहां दो देगा अथवा करके। इसलिए आपका आपके लिए ये फायदा है कि आप दोनों में एक करिए आराम से, और 10 नंबर आपके जेब में। तो यहाँ पे दिया है कि आप इसको पढ़िए और नीचे 5 प्रश्न हैं और पांचों का उत्तर आपको देना है।
और सारे क्वेश्चन ये कितने कितने नंबर वाले, दो दो नंबर। ठीक है भैया, दो दो नंबर, इस तरह से 10 नंबर के हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले पढ़ लेना है, सबसे पहला काम तो यही करना है, सावधानी पूर्वक इसको पढ़ना है। कह रहा है कि अशोक का जो वृक्ष है जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो और जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी और उसके रक्त के मतलब संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी। आगे लिखा है, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मतलब मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गए। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसमें ज्यादा आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, हमने तो पढ़ लिया पूरा गद्यांश, अब बहुत ज्यादा अगर दिमाग लगाएंगे तो आप क्या है, आपका दिमाग काम करना बंद। प्रश्न है पहला कि सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। दूसरा है कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्धि हुई। तीसरा है कि आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है। चौथा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, एक व्याख्या वाला रहेगा ही, और एक पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, ये भी तो रहेगा, चैप्टर का नाम क्या है। तो सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक क्या है। तो भैया आपको देखिए यहाँ पे, अगर आप देखिए ऊपर ही पढ़िए, ऊपर वाली लाइन में, और लिखना कैसे है हम बताएंगे, लिखना किस तरह से है बच्चों, अभी लिखना देखिए इस तरह से। ठीक, तो यहां पर देखिए बोला है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, वो छोड़ दीजिए, परंतु कह रहा है उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृति, यानी सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही क्या है, वो प्रतीक है। ठीक, तो यहां पर हम लिख देंगे कि सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक ही क्या है, अशोक, मतलब क्या इसका प्रतीक क्या है, अशोक का फूल है। क्योंकि किसके बारे में बात किया जा रहा है, अशोक के फूल के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे पूछा क्या था कि सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। तो भैया यहाँ पे अशोक का फूल सबसे पहले ही बात कर दिया है, अशोक के फूल के बारे में। भाई बाहर से नॉइज आ रही होगी, काम भी चल रहा है घर में, थोड़ा किचन का काम चल रहा है, और साथ में तो भैया जानवर भी बोल रहा है। ठीक, तो कोऑपरेट करना। तो यहां पर समझ में आ गया कि अशोक के फूल के बारे में बात कर रहा है, कि वो चाहे जितना मनोहर हो, चाहे जितना रहस्यमय हो, चाहे जितना अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है। ठीक, ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी। तो लाखों करोड़ों की, तो यहां पर आप देखिए भैया, यहां पर देखिए इसको कैसे, किस मतलब, ये तो समझ में आ गया ना कि इस तरह से लिखना है, इस तरह से। तो अब यहां पे कह रहा है कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी। तो देख लीजिए, तो यहां पे कह रहा है कि जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, यानी किसकी बात कर रहा है। तो ये मतलब यूं कह लें कि सामंत की बात कर रहा है, सामंत की, सामंतवाद की। यहां पर बोल दिया है ना साफ साफ, देखिए, क्योंकि यहां पर देखिए सामंत के ही बारे में बात किया, यहां पर भी सामंत के बारे में। तो आप लिखेंगे कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। ठीक, अब यहां पे अगला क्वेश्चन है कि आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है। तो भैया आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति क्या है। तो वे सामंत उखड़ गए हैं, समाज ढह गए हैं, मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई है। तो आप वही चीज लिख देंगे कि आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए, उनका समाज ढह गया है, और उनके विलासपूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई है। विलासपूर्ण का मतलब वही जो मदनोत्सव। ठीक, इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखेंगे भैया, अगला क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या
तो मतलब इसमें ये जो लाइन है इसी का व्याख्या आपको कर देना, यानी इसको थोड़ा अपने शब्दों में लिखे दें। आगे थोड़ा ऐसे लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक का कहना है, मतलब आगे इतना ऐसे जोड़कर बाकी यहाँ पर थोड़ा सा बना करके वही चीज जो रेखांकित में किया गया है, यहाँ पे जो लाइन खींचा गया है उसी का क्या है आपको अपने शब्दों में लिख देना है। नहीं आता है बना के हूबहू वही पूरा छाप दीजिए, कोई दिक्कत ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नामोल्लेख कीजिए। तो पाठ का शीर्षक क्या, यानी इस चैप्टर का नाम अशोक का फूल एक पाठ है आपका, दूसरा ही चैप्टर। परेशान ना रहिए, हम चैप्टर वाइज आपके गद्यांश पद्यांश भी एक वीडियो में करवा देंगे। अभी तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से हैं जो अगर आप देख लेंगे तो यकीनन आपके इतने नंबर पक्के हो जाएंगे। ये अभी एक डेमो है, पूरी पिक्चर बाकी है, ट्रेलर है भगवा, है ना, अभी पिक्चर दिखानी बाकी है। तो यहाँ पे पाठ का शीर्षक क्या, यानी पाठ का नाम अशोक के फूल है और लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सबका भैया इस तरह से सजाकर आंसर लिख देना है। चलिए देख लीजिए भैया, इसको देख लीजिए पहले, उसके बाद ये। अब आ जाते हैं पद्यांश पर। भैया गद्यांश हो गया तो पद्यांश भी देखना है, ये भी उतने ही नंबर में आएगा, 10 नंबर में। तो 10-10-20 नंबर का तो लंबा चौड़ा सा यही आ जाता है। अब एक ऐसा देगा, एक नहीं, इसमें भी अथवा करके आएगा, दो आएगा तो दो में से कोई एक। ठीक है, तो बोलेगा कि यहाँ पे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्न पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपका पद्यांश दिया है, अब इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दे देना है। चलिए देखते हैं। तो एक दिया गया है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। आगे लिखा है कि थी सनछत रास निशा ओस टपकाती, और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। देखिए बड़ा ही प्यारा सा है, इसका आपको अर्थ निकालना होगा पहले, नहीं निकाल पाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे तो अच्छी बात है, इसलिए ताकि सारे प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से दे सको। इसमें देखिए ये है कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर से है। जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता जी का वनवास हो जाता है, तब वो बहुत ज्यादा, मतलब भरत क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उनको अपने आप पे ग्लानि होने लगती है, अपने माँ से ही नफरत करने लगते हैं, वो प्रभु श्री राम के वियोग में तड़पने लगते हैं, रोने लगते हैं। तब कैकेयी को पश्चाताप होता है, पूरी मंडली के साथ सब लोग मतलब वन के लिए रवाना होते हैं, जहां प्रभु श्री राम अपनी कुटिया बनाए हैं, वहीं पर्णकुटी के पास में सभा का आयोजन है, तो वहीं की बात है। तो वहां वो कहती हैं कैकेयी कि हे राम, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि दुर्बलता से ही किसी व्यक्ति, मतलब ऐसे देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि शपथ से ही किसी व्यक्ति का दुर्बलता का पता चलता है। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति अगर कसम खा ले, भाई कसम खा के कह रहे हैं हमने नहीं काम किया, हमने पैसा नहीं चुराया, तो आदमी जान जाता है भाई सामने वाला एकदम निर्बल है, यानी दुर्बल है, कसम खा रहा है मतलब नहीं किया। तो वही चीज कि शपथ से ही, यानी शपथ का मतलब वही सौगंध, कसम, है ना, तो जो भी कसमें खाई थी वो चीज। तो यहाँ पे शपथ से ही दुर्बलता का पता चलता है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन अब मुझ अबला स्त्री के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, यानी मैं शपथ ही ग्रहण कर सकती हूँ और कुछ नहीं। क्या करें, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तुमको लगता है कि मुझे भरत ने उकसाया है और भरत के कहने पर मैंने वनवास दिया है तुमने, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, तो जिस तरह मैंने पति को खोया उसी समान पुत्र भी खो। फिर आगे कहते हैं, ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, और करके पहाड़ सा पाव मानो न रह जाऊं, और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। यानी उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, तो कहते हैं ठहरो मत रोको। भाई सभा में लोग भी रोकते हैं, प्रभु श्री राम भी मना करते हैं कि ऐसा ना बोलो, कुछ ना करो। तो वो कहते हैं ठहरो
रुक जाओ, आज मुझे कोई मत कहना, आज मुझको जो कहना है कहने दो। ठीक है, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि मुझे आज मत रोको, मैं जो कुछ कह रही हूँ आज आज मुझे कहने दो, मुझे बस उसको बस सुन लो तुम लोग, और करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। एक तो मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है और मैं चुप रहूं, और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और क्या उसके बदले में मैं रत्ती भर भी पश्चाताप न करूं। और यहाँ पर थी सा नक्षत्र रास, मतलब न सा नक्षत्र राशि निशा ओस टपकाती। देखिए यहाँ पे हालांकि क्या है, पूरा नक्षत्रों से जैसे तारे टिमटिमा रहे थे, तो रात में ओस टपक रही थी और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और उस स्वच्छ एकदम वातावरण में, यानी उस रात में जो सभा थी वो भी क्या है, रो आंसुओं को टपकाते हुए अपने हृदय को थपथपाते हुए रो रहे थे जोर जोर से। अब देखिए प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, दुर्बलता का चिन्ह क्या है और इससे कौन किससे कह रहा है, ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, यह कथन किसका किसके प्रति है, और नीरव सभा की क्या स्थिति थी। तो देखिए ये प्रश्न है और इनका उत्तर आपको ये इस तरह से लिखना है। बट यहाँ पे एक एक करके हमें देखना है भैया कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम कैकेयी का अनुताप है, और इसके कवि का नाम क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। आगे लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है, वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि कैकेयी राम से कहती है कि हे राम, शपथ ग्रहण करने से ही व्यक्ति की दुर्बलता का पता चलता है, लेकिन मुझ अबला स्त्री के पास अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। बस इतनी सी बात। आगे है कि दुर्बलता का चिन्ह क्या है, तो दुर्बलता का चिन्ह शपथ है। इससे मतलब इससे कौन किससे कह रहा, इससे नहीं, इसे कौन किससे कह रहा है, तो ये कैकेयी राम से कह रही है। आगे है कि ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, यह कथन किसका किसके प्रति है। तो ये कथन भाई, जब ठहरो मत रोको, उनको सभा रोकती है, तो ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, ये जो कथन है ये कैकेयी का सभा के प्रति है। आगे है कि नीरव सभा की क्या स्थिति थी, जो नीरव नीरव सभा यानी मौन जो धारण किए हुए सभा थी वो क्या है, थपकियां देते हुए यानी अपने हृदय को थपथपाते हुए जोर जोर से रो रहे थे, यही स्थिति थी भैया। चलिए अब यहाँ पे एक एक सारे प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, ऐसे देखिए लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश का नाम कैकेयी, मतलब पद्यांश के पाठ का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। वही चीज फिर रेखांकित अंश की व्याख्या में कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती है, हे राम, शपथ से किसी व्यक्ति की दुर्बलता का पता चलता है, लेकिन मुझे मतलब मुझ अबला स्त्री के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। तो दुर्बलता का चिन्ह क्या है, दुर्बलता का चिन्ह शपथ है, और यह कथन कैकेयी राम से कह रही हैं। आगे ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, यह कथन कैकेयी का सभा के प्रति है ना। अगला नीरव सभा की क्या स्थिति थी, तो नीरव सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी, मतलब जोर जोर से रो रही थी। ठीक है, तो इस तरह से भैया हो जाएगा। चलिए पहले इतना ये वाला देख लीजिए, एक मिनट भैया। हाँ पहले इसको कर लीजिए, हो गया ना। उसके बाद ये ये हो गया। चलिए अब देखते हैं, अब देखेंगे भैया हम संस्कृत श्लोक को। ये एक बस आपके लिए डेमो है, कितने नंबर का आएगा भैया, तो ये आएगा बच्चों 7 नंबर का। अब 7 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, 7 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, याद रखना। यूं समझना इसमें देगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश या संस्कृत पद्यांश या संस्कृत श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो भैया संदर्भ सहित बोलेगा कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती
तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो भैया यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बढ़िया से इसको पढ़ लेना है, और ये वाला तो कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि भाषासु मुख्या, भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य गीर्वाण भारती यानी देववाणी है या संस्कृत भाषा है। आगे कह रहा है तस्या ही मधुरम काव्यम, जितने मधुर उसके काव्य हैं, तस्मादपि सुभाषितम, उससे भी अधिक सुंदर इसके सुभाषित यानी सुंदर वचन बोल वचन है। तो समझ में आ गया ना कि जो भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, यानी जितने सुंदर या जितने मधुर इसके काव्य हैं उससे भी सुंदर इसके बोल वचन हैं। ठीक है, अब संदर्भ में प्यारे बच्चों देखिए आपके सामने है, संदर्भ में लिखना कैसे है कि प्रस्तुत श्लोक या संस्कृत श्लोक या संस्कृत पद्यांश पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि, भाई जिस पाठ से लिया गया है लिख दो, सुभाषित रत्नानि पाठ से लिया गया है। अनुवाद में वही चीज लिखेंगे कि सभी भाषाओं में देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा सर्वाधिक प्रधान, ठीक, यानी श्रेष्ठ जिसको बोलेंगे या मुख्य कह सकते हैं, मधुर और दिव्य है। निश्चय ही उसका काव्य क्या है, मधुर है, तथा उससे भी अधिक मधुर उसके सुभाषित यानी सुंदर वचन या इसकी सूक्तियां हैं। ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, और ये वाला काफी पूछा जाता है। आगे देखेंगे भैया, अगला संस्कृत पद्यांश। अब देखिए संस्कृत जो पद्यांश है ये भी आएगा 7 नंबर का ही, ये भी 7 नंबर में ही पूछा जाता है भैया। देखिए बोल देगा कि दिए गए संस्कृत, सॉरी पद्यांश कह रहे हैं, गद्यांश, गद्यांश होगा, गलती से पद्यांश, संस्कृत गद्यांश है। ठीक, 1 मिनट पानी पी लें। देखिए यहां पे दिए गए संस्कृत गद्यांश का बोलेगा कि भाई इसमें भी अथवा करके रहेगा, फायदा यही है, इसलिए और भी आपका काम आसान हो जाता है। किसी एक का करना है तब तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। दिया है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम और तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यस्य वर्तते किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाग्मयम ददाति न तादृशम किंचिदयंत। फिर आगे कह रहा है कि मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत तादृशी। फिर दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य चानेके गुणा अस्य संस्कृत मतलब साहित्यस्य अनुशीलनेन सजायन्ते। तो देखिए इस तरह से आपका एक दिया रहेगा, आपको सेम उसी तरह से करना है कि एक दिया रहेगा और आपको ऐसे भाई संदर्भ और अनुवाद के साथ नीचे लिख देना है बड़े प्यार के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है कि संस्कृत का साहित्य अत्यंत सरस, इसका व्याकरण सुनिश्चित है, इसके गद्य और पद्य में लालित्य भाव बोध की सामर्थ्य क्षमता अद्वितीय श्रुति माधुर्य यानी सुनने का जो गुण विद्यमान है, किम बहुना अधिक क्या कहें चरित्र निर्माण की जैसी सत प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है ऐसी कोई और नहीं। फिर आगे करा मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत के साहित्य में है ऐसी कहीं पर नहीं। ठीक है ना, याद रखना। फिर दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, ऐसे ये जो अनेक गुण है ये इसके साहित्य में क्या है, विराजमान है, या फिर इसके साहित्य के इसके मतलब अनुशीलन से क्या है, उत्पन्न होते हैं। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं लिखेंगे कैसे। तो हम लिखेंगे बच्चों कि संदर्भ में कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायाम महत्वम, ये चैप्टर का नाम है, इसी से लिया गया है। फिर लिखेंगे संस्कृत का साहित्य सरस है, इसका व्याकरण सुनिश्चित है, इसके गद्य और पद्य में लालित्य भाव को स्पष्ट करने की क्षमता है। ठीक है, और अद्वितीय श्रुति माधुरता है यानी सुनने की जो मधुरता है,
अधिक क्या कहें या अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है वैसी प्रेरणा कोई और नहीं देता। मौलिक या मानवीय मतलब मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत के साहित्य में है ऐसी कहीं पर नहीं। फिर है दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा ना करना, क्षमा और अनेक ऐसे गुण संस्कृत के साहित्य के अनुशीलन से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका पूरा। तो पहले बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर पूरा इसका भैया अर्थ देख लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है ये वीडियो मेरे प्यारे रसगुल्लों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।